हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम सलीम रिजवी है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इमिग्रेशन के जो कानून हैं अमेरिका में, और जिसके तहत ग्रीन कार्ड्स दिए जाते हैं करीब 1,40,000 हर साल। और वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होते हैं। उन लोगों को दिए जाते हैं जो वर्क वीजा लेके अमेरिका में आके काम कर रहे हैं। अ, इंडिया से बहुत से लोग आते हैं, खासकर आईटी सेक्टर में। जो हाई स्किल प्रोफेशनल्स हैं वो वर्क वीजा लेके आते हैं, और वो चंद साल गुजरने के बाद एक क्लॉज होता है कि आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बैकलॉग इतना है कि उनको कई साल लग जाते हैं। कुछ को 10, 12, 13, कुछ को 20 साल भी लग जाते हैं, कुछ ज्यादा भी कहते हैं कि लगते हैं। और उसकी वजह ये है, चूंकि एक क्लॉज ये है कि हर कंट्री के लिए एक लिमिट रखी हुई है उन्होंने। 1,40,000 कुल टोटल ग्रीन कार्ड्स हैं, और उसका जो 7% है वो हर कंट्री के लिए लिमिट रख दी गई है कि उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो ये अभी फिलहाल कानून है। तो इस सिलसिले में एक ईगल एक्ट करके बिल डेमोक्रेट्स ने पेश किया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और सेनेट में भी पेश हुआ था। लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया, और उस बिल में ये एक अहम क्लॉज था कि वो ये लिमिट जो है इसको हटा देंगे। तो ये एक बड़ी उम्मीद से देख रहे थे यहाँ जो इंडियंस रहते हैं, जो वर्क वीजे पे, एच वीजा हो, H1B, L या दूसरी तरह के जो वर्क वीजा है, तो वो सब लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे थे। लेकिन जब वो अभी चंद दिन पहले विथड्रॉ कर लिया डेमोक्रेटिक पार्टी ने, और उसको जाहिर है कि वो अब फिलहाल तो आगे नहीं बढ़ेगा और वो कानून नहीं बनेगा, तो इसलिए बड़े नाउम्मीद हुए हैं और बहुत ही मुश्किल में वो अपने आप को देख रहे हैं। ऐसे जो वर्क वीजे पे लोग आए हुए हैं यहाँ, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना जो डेस्परेशन दिखा रहे हैं कि भाई बड़ी मुश्किल में। और उनको मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि ये जो पेरेंट्स होते हैं वो एक H1 पे होते हैं, H1B पे, और H4 जो है वो डिपेंडेंट स्पाउस को दिया जाता है, वो काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो सिर्फ 21 साल तक की उम्र तक वो साथ रहते हैं अपने पेरेंट्स के वीजे पे। वरना वो फिर उसके बाद उन्हें या तो वापस जाएं या फिर किसी और वीजे पे वो कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो 21 साल की उम्र के बाद वो अपने पेरेंट्स के वीजे पे यानी कि H1B के वीजे पे वो डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो ये सारी भी मुश्किलें हैं। अब वो जो लोग ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं मालूम कि उनका इंतजार कब खत्म होगा। तो ये एक बड़ी अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन है, इससे बहुत से लोग परेशान हैं। कहा जा रहा है कि कम से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने दो जो इमिग्रेशन अटर्नी हैं यहाँ अमेरिका में, इंडियन अमेरिकन हैं वो, एक फ्लोरिडा के और एक न्यूयॉर्क में, तो वो दोनों से मैंने बात की उन दोनों से। तो वो क्या कहते हैं और उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ये आप भी देखिए। आज हमारे साथ अश्विन शर्मा है, फ्लोरिडा से इमिग्रेशन अटर्नी है। बड़ा एक्सपीरियंस है इनका, और खासकर साउथ एशियन इंडियंस जो यहाँ पर रहते हैं उनके साथ बहुत इन्होंने काम किया है, डील किया है। तो अश्विन, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Mr. Rizvi. Thank you for having me. It's a pleasure. तो अश्विन साहब, ये बताइए कि ये जो एक बड़ा बैकलॉग है ग्रीन कार्ड्स का, जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स हैं यहाँ, और जिसमें कि जाहिर है कि इंडियन जो वर्कर्स हैं यहाँ, हाई स्किल प्रोफेशनल्स, तो उस बैकलॉग को देखते हुए अब जो ईगल एक्ट एक आने वाला था वो तो अब विथड्रॉ कर लिया गया है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने विथड्रॉ कर लिया। तो क्या आप देखते हैं, ये पहले बताएं कि क्या कर सकता था ईगल एक्ट? Well, Mr. Rizvi, that's a great question. And जो Eagle Act था, it was an attempt to solve a very critical question, a very critical problem for Indian applicants. The issue is that there's about 1 million, करीबन 10 लाख green cards issue होते हैं हर साल in the USA. और उसमें से करीबन 1.4 लाख ग्रीन कार्ड्स रिजर्व फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स। और आगे प्रॉब्लम ये है कि उस 1.4 लाख ग्रीन कार्ड्स में से किसी एक देश को सिर्फ 7% मैक्सिमम मिलते हैं। सो इसे पर कंट्री कैप कहते हैं। सो इसका ये मतलब हुआ कि इंडियन ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स
पर एक बहुत बड़ा ग्रीन कार्ड बैकलॉग का असर पड़ता था और पड़ रहा है. And in fact, the lengthiest waits for employment-based green cards are for Indians. And ये obvious है कि इंडिया के पास बड़ी population है और Indian जो population है, they emphasize study and education. हमारे culture में ये है. So obviously, it's going to furnish the most skilled workers to the USA. लेकिन problem ये है कि अभी 11-13 साल का backlog है. और ये बैकलॉग हर साल इंक्रीज हो रहा है. So currently, I believe the employment-based backlog maybe 1.2 million है right now, लगभग. अगर कुछ नहीं बदला तो projections ये हैं कि Indian applicants को शायद 50 साल वेट करना पड़ेगा, right? So basically, Eagle Act एक कोशिश थी which sought the elimination of the 7% per country cap for employment-based immigrant visas. It would have also increased the per country cap for family-based visas from 7% to 15%. But in general, for our purposes, the elimination of the employment-based 7% per country cap, it would have substantially reduced the Indian applicant wait time, but added a bit of wait time to all applicants to perhaps share the burden. तो ये जो ईगल एक्ट विथड्रॉ कर लिया गया है, तो अब आपके पास तो केसेस आते होंगे, कुछ बताइए कि ऐसे केसेस क्या कहते हैं लोग, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी. अब जबकि विथड्रॉ हो गया तो क्या रिएक्शन रहा लोगों का आपके? काफी लोग डिसअपॉइंटेड हैं, ऑब्वियसली. हम सब डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक अमेरिका में ये सब illogical policy and regulations discard कर देना चाहिए, right? So it makes no sense कि 7% सिर्फ 7% maximum इंडिया को मिलता है. I mean, when Indian applicants जो हैं, जो यहाँ आते हैं, they bring with them a lot of skills that we don't have. Particularly in the science, technology, engineering, mathematics professions में. और I think it's pretty clear, दुनिया को pretty clear ये है कि American जो graduates हैं, उनको तो allergy है science, technology, engineering, math, right? So हमारे लोग आते हैं और इस देश को आगे करते हैं, लेकिन उनको almost unfairly penalized किया जाता है, and that's very sad to see. और ये obviously ऐसे हुआ कि भाई for the past 30 years almost ज़्यादा इंडिया से हाई स्किल प्रोफेशनल्स आए, और अब ये सूरत हाल है कि भाई अब जो एक कैप की वजह से बैकलॉग बढ़ता जा रहा है. तो लोग जब वेट करते हैं अश्विन साहब, तो क्या कहते हैं, वो कंपनी के साथ उन्हें जुड़ा रहना पड़ता है जिस कंपनी ने अप्लाई किया है ग्रीन कार्ड उनके लिए? Yeah, to some extent, Mr. Rizvi. So, basically it's a 3-step process, right? So, employment-based जो category, second preference and third preference जो है, it's a 3-step process. There's a labor certification, then there's the I-140, and then there's the adjustment of status. So ये पहले जो कदम होते हैं, ये एक employer करता है, अपने employee के लिए. Now, जब आपका, so basically between दूसरा कदम and तीसरा कदम, there's that wait time, that 10+ year wait time sometimes. And so basically, Indian worker या कोई भी employment based worker, आजाद हो जाता है, and they can transfer and move to another employer after step 2, लेकिन उनको दोबारा शुरू करना पड़ता है वो process. So priority date जो है, जो आपका number in the queue जो है, वो आप port कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा शुरू करना पड़ता है. So the answer to your question is complicated, but I would say a person is mobile. It's not like slavery, obviously. But it is restrictive. तो एक कंपनी ने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया एक एम्प्लॉय के लिए. अब उस एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट हैं उस पे. वाइफ को भी H4 वीजा मिलता है, उसी के अंडर में वाइफ या हस्बैंड जो भी H1 के साथ है पार्टनर. तो इस सूरत में फिर उन
डिपेंडेंट्स का क्या होता है? अब जाहिर है कि ये वेट कर रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं कि वो बच्चा जो है वो अगर 21 ईयर्स तक साथ रह सकता है, उसके बाद क्या होगा? तो ये सब भी मुश्किलें लोग कहते हैं जो फेस कर रहे हैं। ये बिल्कुल सर, आई मीन जब ये कानून जब ये लिख रहे थे हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी यहाँ, आई डोंट थिंक कि इनके निगाह में था कि कुछ लोग 10-15 साल वेट करेंगे ऑन द फैमिली बेस्ड साइड। मैक्सिकन कुछ मैक्सिकन एप्लीकेंट्स को 25 ईयर वेट करना पड़ता है, राइट? सो द पॉइंट इज कि यू नो बच्चे सिर्फ 21-21 साल तक उनको एज 4 मिलता है, राइट, डिपेंडेंट स्टेटस। सो फिर उनको फिर अपनी ओन एंड इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन पैथ शुरू करनी पड़ती है। सो फॉर एग्जांपल आई हैव क्लाइंट्स के उनके बच्चों को बेटी बेटियां को F1 स्टूडेंट स्टेटस उनको चेंज करना पड़ता है, एंड देन दे स्टार्ट दैट process. And they So have to go back to India for that? not necessarily. I mean, we've been able to, yeah, it's possible to stay here and file a change of status. That's its own katha. I mean, it's a, it's a long That's another process. story, yeah. It's another story. Yes, yes. मोस्टली लोग बच्चे जो होते हैं तो F1 लेके स्टूडेंट बन जाते हैं, इस तरह से भी ट्रांजिशन होता है जैसे यूजुअली। Yeah, change of status कहते हैं, and it was taking like something like 1.5 years roughly, for this process, and you can't, they can't study while that's happening. So हम क्या करते हैं जब जब बच्चा में भी 20 साल की उम्र हो जाती है, तो then we just file the student visa right away, just because it takes so long. और डिपेंडेंट जो पार्टनर है, स्पाउस, मे बी वाइफ और हस्बैंड, तो उनका क्या होता है? एज 4 डिपेंडेंट है। Well, I mean, if there's a backlog, agar recently, पिछले कुछ सालों में, they allowed the H4 spouse to work. काफी बड़ी खबर थी इंडिया में, और it was very beneficial क्योंकि आपको भी पता है हमारे कल्चर में birds of a feather flock together. So अगर husband STEM professional है, तो most likely उनकी Mrs. B है, or vice versa. It could be that the H1B spouse is female. But basically they were able to work, and during this time they can work, so they don't bear the same brunt of these delays as do the children that are aging out. तो अब इनके ऑल्टरनेटिव क्या है? अब लीगल ऑल्टरनेटिव्स क्या बचते हैं ऐसे लोगों के जो 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, और वो उनका बच्चा जो भी 21 ईयर्स या तो पार कर गया, मुश्किल झेल रहे हैं वो, या स्पाउस की भी मुश्किल है, उनको वर्क परमिट नहीं, और ऑब्वियसली ये जमाना इतना बुरा है कि ले ऑफ्स हुए हैं, तो वो भी एक अलग परेशानी। इन लोगों के पास लीगल ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं अश्विन साहब? मिस्टर रिजवी, कुछ ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स है नहीं यहाँ यूएसए में। अगर कोई अपनी इमिग्रेशन जर्नी शुरू करना चाहता है, then obviously उनके पास alternatives हैं, for example different countries. पहले पहले USA was number one, right? So अब maybe इतना आगे नहीं है in terms of being the option of choice, right? There's other countries that have smarter and more fairer immigration systems. For example, Canada में एक points based system है, और वो penalize नहीं करते जो highly educated professionals हैं, उनको faster immigration मिल सकता है in Canada, right? मैंने also सुना है कि कुछ जो नए graduates हैं इंडिया से, वो ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न यूरोप चूज कर रहे हैं as their destination. अगर unfortunately अगर कोई sort of फंसा हुआ है इस situation में, इस backlog में, other alternatives are other visa categories. For example, अगर आप EB2 category में हैं या EB3 category में हैं, अगर आप qualify करते हैं for EB1, then that might be an option. Realistically, possibly 2-4% लोग होंगे इस situation में. अगर वो unmarried हैं और उनके पास कोई जायज रिश्ता है, then possibly they can get married to a US citizen. That's a 6-month green card.
और वो जो आप you know. EB1 कह रहे हैं वो बेसिकली टूरिस्ट वीजा है या वर्क बेस्ड? EB1, so 5 कैटेगरी होती हैं in employment based and in family based, 5 अलग, right? So employment based में 1 2 3 4 5, right? So EB2 and 3 is the main one. हमारे जो भारतवासी हैं वो काफी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन EB1 is, there's 3 categories. One is EB1 for extraordinary workers, मतलब आप top of top हैं, right? EB1B scholars and researchers, and EB1C for multinational managers. So I'll give you an example. अगर कोई Indian applicant, अगर उनके पास EB2 कैटेगरी का ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है और उनके कंपनी का कोई इंडिया में कोई अफिलिएट है, लाइक कोई रिलेटेड कंपनी है, लाइक हमारे बड़े कंपनीज में दिस इज प्रीटी कॉमन, राइट? दे हैव अ बैक ऑफिस. अगर वो 1 साल के लिए इंडिया वापस जाकर काम करते हैं फिजिकली, तो फिर उनको EB एज अ मैनेजर, फिर they can qualify for an EB1C multinational manager green card, which is a much faster green card. We're talking, couple of years versus 12, 13 years. That's a huge difference. I mean, यहाँ तो लोग, आपने देखा होगा यहाँ कैलिफोर्निया में मेनली जो हाई स्किल प्रोफेशनल हैं इंडिया से, तो सिलिकॉन वैली और दूसरे इलाकों में कैलिफोर्निया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं, बड़ी परेशानी, और कह रहे हैं साहब 10 साल गुजर गया और कर नहीं पा रहे हैं, इसी चक्कर में रुके हुए हैं कि ग्रीन कार्ड मिलेगा मिलेगा, सब कुछ ऑन होल्ड है, जिंदगी बिल्कुल रुकी रहती है. तो ये बताएं कैसे लोग कहते हैं, आपसे क्या कहते हैं? Yeah, I mean, they tell me the same thing, Mr. Rizvi. I think, आदमी, जब इस कोई भी सिचुएशन में हो, हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो काफी अडेप्टेबल है, राइट? सो वो यूज्ड टू हो जाते हैं, दे अडेप्ट, एंड इट इज डिफिकल्ट क्योंकि रूट्स जो हैं देश में तब बनते हैं जब आपके पास, फॉर एग्जांपल, घर है, आप थोड़ी सी सॉलिडिटी के साथ, सर्टनिटी के साथ आप सोच सकते हैं कि अगले साल, दूसरे साल, तीसरे साल क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है. सो जब ट्रम्प जैसा, फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन आती है, then it shakes all of that. It's an insecure status, और almost एक किस्म का, I would parallel this with जो हम मिडल ईस्ट में जो सऊदी अरेबिया वगैरह, कुवैत में जो गेस्ट वर्कर प्रोग्राम होता है और उनको यूटिलाइज करते हैं, और जब काम बंद हो जाता है तो उनको निकाल देते हैं, right? So that's kind of what's happening here. It's in a similar, it's analogous. It's not exactly the same, but it's an ill treatment of a highly educated population that is composed of makers, not takers. And these are people that are building America's technological future, So ये जो treatment है, it beggars belief. The main thing is, Mr. Rizvi, the problem ये है कि ये जो Eagle Act या Fairness Act, हर 2-4 साल कोई नया एक्ट आ जाता है और गायब हो जाता है, राइट? नाकामयाब होकर निकल जाता है. बट द मेन प्रॉब्लम, कोई ये 1 मिलियन ग्रीन कार्ड्स हर साल इशू करते हैं, सिर्फ 140,000 आर अलॉटेड टू एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स. सो ये देखिए कितना छोटा हिस्सा है of the total number of green cards. So जब ये 7%, eliminate 7%, double 7%, जो भी है, that's not really solving the problem. The problem is कि हम सब एक छोटी रोटी का बड़ा टुकड़ा ढूंढ रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैटेगरीज के साथ, राइट? आप क्या एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या देखते हैं, क्या नंबर होना चाहिए? 140,000 अभी पर ईयर 140,000 ग्रीन कार्ड मिलते हैं, राइट? अगर मेरे पास पूरी अथॉरिटी और कंट्रोल हो तो मैं आदि कर दूं, राइट? लाइक आई वुड जस्ट ऐड इट, आई वुड नॉट इवन टच द अदर ग्रीन कार्ड्स, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं
किसी दूसरे की जेब से कुछ लेना, right? Like, let's triple the employment-based green cards per year. Let's bring it up. It needs to be brought up to definitely at least 500,000, I would say. 500,000 to, I mean, it'll be music to, I mean, to the ears. Log really, they're suffering. But Mr. Rizvi, one last point, sorry. And again, हम किसी से लड़ना नहीं चाहिए या उनसे कुछ छीनना नहीं चाहते ना, लेकिन इतने undocumented लोग आ रहे हैं south of the border, or also there's plenty of people के उनको जो benefits बहुत जल्द मिल जाते हैं, वो आपके यूएस डॉक्टर को नहीं मिलते, या आपके डेंटिस्ट को नहीं मिलते, या आपके आईटी प्रोफेशनल को नहीं मिलते, right? So it's very sad, even though those people are contributing millions of dollars to tax revenue and they're benefiting every level of this nation's fabric. हमारे साथ अब इमिग्रेशन अटर्नी न्यूयॉर्क में बहुत जमाने से हैं और इनको खासा तजुर्बा है इमिग्रेशन केसेस का, आनंद आहूजा जी. आनंद जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. हेलो. हेलो. तो आनंद साहब, ये बताएं कि ये जो ईगल एक्ट का पूरा मामला है, अब जाहिर है कि बैकलॉग इतना बढ़ गया है ग्रीन कार्ड्स का, खासकर जो इंडियन हाई स्किल प्रोफेशनल्स हैं यहाँ अमेरिका में. कोई 10 कह रहा है, कोई 12-13 साल से लोग वेट कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड मिल नहीं रहा है, उनको नंबर नहीं आ रहा है. चूंकि एक कैप है पर कंट्री, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? आपका भी क्या तजुर्बा है, क्या एक्सपीरियंस? पहली चीज तो रिजवी साहब, जो आप कहते हैं 12-13, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू बी टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट. नाउ डेज दिस वेट इज मच लॉन्गर देन 12-13 years. As far as Eagle Act is concerned, as you know, the very name Eagle basically has come from its abbreviation for equal access to green card for legal employment. So it stands for that. So actually this particular legislation was introduced sometimes in June last year, 2021, with an idea, because right now if you see, as far as the employment-based visas are concerned, immigration is concerned, it's a country-wise, there's a cap, 7% cap per country. With the result, what happens, countries like China and India, that the total world population, if we see, these two countries have 40% of total world's population. So they are also eligible for 7% based on country-wide cap, as compared to a country like Denmark, which has 0.0001% of world's population. And at the same time, if you see, and we are talking of employment-based visa here. So, and employment-based visa, basically, if you see, it comes under companies like IT companies, science and technology company, and those kind of, where you see basically the applicants are very highly educated professionals. And these professionals, basically, they come from either China or from India to this country, as compared to some other countries like Egypt or Pakistan or other countries. So, ये जो 7% का इन्होंने लगाया हुआ है कैप, उसमें क्या होता है कि जो इंडिया और चाइना से जो प्रोफेशनल आ रहे हैं, और जो प्रोफेशनल एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स में चाहिए, जो प्रोफेशनल यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो नहीं आ सकते हैं. वो बेसिकली उनका जो ग्रीन कार्ड है, that takes maybe 20 years, 15 years, at times even more than that. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि क्योंकि आपने ग्रीन कार्ड की लाइन में लग गए हैं एक एम्प्लॉयर के थ्रू, और आपको 15-20 साल जो वेट करना है, इन बिटवीन अगर आपको जॉब चली जाती है या आपको एम्प्लॉयर चेंज करना पड़ता है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट लाइन अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग.
तो पहले मान लो आप 15 साल लाइन में लगे रहे ना, पहले 15 साल लगे रहे, 14 साल तक आपने वेट की, अभी आपका आने वाला था, आपकी कंपनी बंद हो गई या आपकी किसी वजह से आपको एम्प्लॉयर चेंज करना पड़ा, तो आप फिर वो जीरो पे आ गए और फिर वहां से फिर 15 साल फिर वेट। तो एज पर वन आर्टिकल, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, they say there are some cases where one may have to wait for 150 years. So जी, मैंने देखा है ये फिगर्स, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। 150 years। yes, they are based upon those kind of math if you apply, so it may take 150 years. Then उसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो एम्प्लॉयज इस किस्म के एम्प्लॉयमेंट में हैं, दे हैव, बिकॉज अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक बार लाइन को छोड़ के फिर दूसरी लाइन में लगे और फिर दोबारा से लगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयर जैसी भी कंडीशन लगाएगा, वेदर दोज कंडीशंस आर ह्यूमेन और इनह्यूमेन, दे विल हैव टू फॉलो दैट। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी आ जाता है, क्योंकि एज पर 13th अमेंडमेंट, you know, the slavery was abolished in this country, and in amendment 13 सिर्फ इतना ही नहीं लिखा गया कि slavery has been abolished. It says neither slavery nor involuntary servitude shall be permitted in the country. So by putting hard conditions on those employees, directly or indirectly, whom you know that they are not in a position to leave your employment, because if they leave your employment, they will have to stand in line again. You are creating nothing but an atmosphere of involuntary servitude. which आपने is उनको दिन को unconstitutional। तो आपने उसको दिन में बोला, दिन में आने को, रात को बोला, रात को आने को बोला, सीधे खड़े होके काम करने को बोला, सीधे खड़े होके काम करने का, बैठ के काम करने। सो यू आर इन ए पोजिशन to treat your employees not on humane basis, but even on inhumane conditions, and treat your employees as your slaves. दूसरा इसमें ड्रॉबैक क्या है आज की करंट सिचुएशन में, कि ऐसे जो प्रोफेशनल्स यूएसए में काम कर रहे हैं, अच्छा अब ये सोशल सिक्योरिटी और टैक्स वगैरह भी पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो जहां तक कंट्रीब्यूशन आ रही है इकोनॉमी की कंट्री में, directly through employment as well as by making their fair contributions in the tax regime of this country, they are doing their part. लेकिन अब उनके बच्चे जो हैं, उनको बच्चों को क्या है, यहाँ पे अगर कॉलेज में जाना है तो उनको they have to apply for F1 student visa, because they are not yet children of green card holders, and they don't hold any green card as yet. सो अभी जो कंडीशंस थी ये चल रही हैं, इसमें ये काफी जो है ड्रॉबैक्स हैं। तो 2021 में ये एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ जिसको ईगल एक्ट बोलते हैं, विद दिस होप कि ये जो 7% कंट्री कैप है इसको हटा दिया जाए। सो लेट, आप अगर पाकिस्तान से हैं आप भी एलिजिबल हैं, अगर आप इंडिया से हैं आप एलिजिबल हैं, आप चाइना से आप एलिजिबल हैं, आप डेनमार्क से आप एलिजिबल हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट कर दो कि जिसने पहले अप्लाई किया है वो आए, बजाय ये कि आपने अप्लाई तो पहले किया है लेकिन क्योंकि 7% कैप है आप एलिजिबल नहीं हैं, और जिसने आपसे 5 साल बाद अप्लाई किया है और वो ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसकी पॉपुलेशन कम है और 7% की वजह से उसका कोटा अभी अनफिनिश्ड कोटा है, तो उसको हम पहले ले आएंगे। तो ये इसको दूर करने के लिए उन्होंने ये बनाया था, विच वी आर वेरी होपफुल कि अभी एक्चुअली टिल यस्टरडे वी आर वेरी होपफुल कि ये जो है पास हो जाएगा, जो अभी नहीं पास हुआ है। अभी विड्रॉ कर लिया है फिलहाल। हाँ, तो वही है ना कि क्योंकि इसलिए भी विड्रॉ कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेट्स, they are more interested in getting illegal immigrants in the country than getting professionals in the country. So this is the irony of fate. I mean, what you can do. लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक जो कांग्रेस वुमेन है कैलिफोर्निया से, ये तो वो लाई थी, चीफ स्पॉन्सर थी वो।
Not only that, even that Jayapal, what's her name, Pamela Jayapal, who is a far leftist congresswoman, she actually supported that bill. I तो think ये she क्या herself हुआ, was. क्यों फेल हो गया? काफी हाँ सपोर्ट, ईगल का काफी सपोर्ट था कांग्रेस में। हाँ, तो आई डोंट नो कि अभी ये नई कांग्रेस आएगी, दोबारा से इसको रीइंट्रोड्यूस करते हैं कुछ अमेंडमेंट्स करके, या नहीं करते हैं। अभी रिपब्लिकन्स आ जाएंगे, पर आई डोंट नो कि सेनेट में क्या होगा, क्योंकि सेनेट में डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बोला है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स में है। वो देवर मोर इंटरेस्टेड के टाइटल 42 जो है वो रिवोक हो जाए, ताकि जी, इलीगल इमिग्रेंट्स। लेकिन कांग्रेस में तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अब जनवरी से रिपब्लिकन मेजोरिटी टेक ओवर कर लेगी, तो आपको उम्मीद है कि उससे कुछ ईगल एक्ट पास होगा? प्रॉब्लम ये है कि हाउस में तो हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट सेनेट, व्हाट अबाउट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन? क्योंकि आई डोंट थिंक, मैं समझता हूँ कि जब तक 2024 में अगर रिपब्लिकन टेक ओवर सेनेट कर लेते हैं, और रिपब्लिकन जो है व्हाइट हाउस भी अगर टेक ओवर कर लेते हैं, तो प्रोबेबली ये पास हो जाएगा। आनंद आहूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू।